3 घन और घनमूल का है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आप घात के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। जब किसी संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा किया जाता है तो वह संख्या उस दी गई संख्या की 3 घात है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 को 3 बार लेकर आपस में गुणा किया गया तो ये लिखा जाएगा 2 की घात 3 और ये कितना आ जाएगा 8। 8 क्या है? 2 की घात 3 का मान। इसी तरह से अगर 4 ले लूं, 4 को 3 बार लेकर आपस में गुणा किया जाए, ये घातांक रूप में लिखा जाएगा 4 की घात 3। कितना मान आ जाएगा? 64। 4 की घात 3 का मान 64। देखिए, मैंने कुछ लोगों को गलत बोलते हुए सुना है, कहते हैं 2 का 3 बार गुणा हुआ है इसलिए 2 की घात 3 लिखेंगे। भाई 2 का 3 बार गुणा नहीं हुआ है, 2 को 3 बार लेकर गुणा हुआ। आप देख लो, गुणा 2 ही बार है। करके भी देखोगे, 2 दूना 4, एक बार गुणा करने पर 4, 4 दूना 8, दूसरी बार गुणा कर दिए 8। 3 बार नहीं, 2 ही बार। ऐसे इसमें भी इसी तरह से अगर मान लो कि 5 गुणे 5 गुणे 5 को 3 बार लेकर गुणा करें, ये कहा जाएगा 5 की घात 3 और कितना मान आ जाएगा? 125। 125 क्या है? ये 5 की घात 3 का मान। 64 क्या है? 4 के घात 3 का मान। तो इसी घात 3 को हम लोग घन भी कहते हैं, क्यूब भी कहते हैं। जब किसी संख्या पर 3 घात लगा हो तो उसे 3 घात कहने के साथ साथ उस संख्या का घन भी कहा जाता है, क्यूब भी कहा जाता है। ये पढ़ेंगे 2 का घन बराबर 8। 8 क्या है? 2 के घन का मान। 4 का घन बराबर 64। 64 क्या है? 4 के घन का मान है। ये 125 क्या है? 5 के घन का मान है। अंग्रेजी में इसी घन को हम लोग क्यूब कहते हैं। ये 2 का क्यूब बराबर 8। इसी तरह से ये 4 का क्यूब 64। क्यूब ऑफ 4 इक्वल टू 64। क्यूब ऑफ 5 इक्वल टू 125। तो इसी घात 3 को हम लोग घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने पढ़ा है वर्ग और वर्गमूल में कि कोई संख्या जिसका वर्ग होती है वही उस संख्या का वर्गमूल होता है। ये जैसे 5 का वर्ग हो गया 25, तो जब हम 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक उसी तरह से कोई संख्या जिसका घन होती वही उसका घनमूल होता है। जैसे 2 का घन करने पर 8 आया है, 2 का घन बराबर, तो 8 का घनमूल 2। अगर 4 का घन करने पर 64 आया है तो 64 का घनमूल 4। यही कह रहे हैं, कोई संख्या जिसका घन होती वही उसका घनमूल होता। जैसे अगर हमें किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है तो यही पता लगाएंगे कि आखिर यह किस संख्या का घन है। कहा जाए 1000 का घनमूल ज्ञात करो
तो हम सोचेंगे कि वो कौन सी मूल संख्या है जिसका घन करने पर 1000 आएगा। तो 10 का घन करने पर यदि 1000 आता है, 10 की घात 3 करने पर 1000 आता है, तो 1000 का घन मूल माने वह मूल संख्या जिसका घन करने पर 1000 आएगा। तो 1000 का घनमूल हो जाएगा 10। जिस प्रकार हम लोग वर्गमूल के लिए करड़ी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से घनमूल के लिए भी करड़ी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, उस करड़ी के चिन्ह में बाईं ओर 3 लिख देते हैं। अब देखिए, इतने के स्थान पर हमें 8 का घनमूल नहीं लिखना पड़ेगा, घनमूल का खाली चिन्ह बना देंगे। ये यहाँ 3 नहीं लिखोगे तो माना जाएगा आप 8 का स्क्वायर रूट ज्ञात करने चल रहे हो, वर्गमूल, और 3 लिख दिए, इसका मतलब कि 8 का घनमूल निकाल रहे, क्यूब रूट। इसी तरह अब ये खाली ऐसे लिख दें हम, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ क्या किया गया है, 64 का घनमूल निकाला है। तो घनमूल के लिए हम लोग इस तरह के संकेत का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह के भीतर जो भी संख्या लिखी होती है उसका हमें घनमूल ज्ञात करना होता है। अच्छा, हम लोग अपने दैनिक जीवन में घन का प्रयोग दूसरी तरह से करते हैं। ये जो शब्द घन है, इसका प्रयोग दूसरी तरह से। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि घन का शब्द जो है वो संख्या के लिए प्रयोग हो रहा है। 2 की घात 3, 2 का घन, 8 के घात 3, 8 का घन। घन यहाँ किसको प्रदर्शित करता है, किसी संख्या। 64 क्या है, ये 4 का घन। यहाँ जो घन 64 हुआ ये एक संख्या है। तो अभी यहाँ घन शब्द संख्या के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन दैनिक जीवन में हम लोग घन शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक आपने पढ़ा होगा, घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड। घन और घनाभ, जिस वस्तु में 6 फलक होते हैं वो घनाभ होता है। जैसे ये बुक ही है, ये बुक है, तो इसमें 6 फलक, ये इसकी लंबाई है, लंबाई, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इतना इसकी ऊंचाई है। इस वस्तु की इतनी ऊंचाई है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। कुल कितने फलक हैं, 6। एक फलक ये हो गया, एक यहाँ हो गया 2, एक फलक ये हो गया 3, एक इधर हो गया 4, एक फलक ये 5 और एक ये 6। ये घनाभ है, इसमें 6 फलक। जैसे माचिस में 6 फलक, तो वो क्या हो गया, घनाभ। और यदि ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो जाए तो यही घन की आकृति हो जाएगी। घन कहेंगे यहाँ एक घनाकार वस्तु, क्यूब बन जाएगा। जैसे हम लोग लूडो वाले खेल में खेलते हैं तो जो पासा फेंका जाता है वो घन के आकार का, घन ऐसे बनाते हैं घन। ये घन। पासा को दिमाग में रखिए। जैसे चाक का डिब्बा है, अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो जाए तो कहेंगे ये चाक का डिब्बा घनाकार, क्यूब के शेप का।
यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में विभिन्नता है तो कहेंगे ये घनाभ के आकार का, क्यूबाइड के शेप का। तो ये घन शब्द का प्रयोग हम लोग इस तरह से यहाँ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर का कोई घन है, 1 सेंटीमीटर, ऐसे बना या उसी तरह का बना दें। जैसा चित्र हकीकत में होता है वो इसमें बना नहीं मिलता, खाली संकल्पना उसकी करते। जैसे चाक का डिब्बा, अब यहाँ ऊंचाई कहाँ बना दी, केवल बस वैसे ही हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जैसे इसमें बना है वैसे ही। ये एक क्यूब है, मान लीजिए एक ऐसा क्यूब है, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो इसका अगर आयतन ज्ञात करने को कहा जाए तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। तो 1 एकन्यम 1 एकन्यम 1 घन सेंटीमीटर आएगा। अब अगर हम इसी 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले इस घन के द्वारा इसको भरना हो तो कितने घन इस तरह की आवश्यकता होगी, ये डिपेंड करेगा कि इस घन की भुजा की कितनी लंबाई। जैसे अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गया तो अब हम इस तरह के घन से इसको भरना चाहें, चाक का डिब्बा है, उसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, और उस चाक के डिब्बे को हम भरना चाहते हैं 1 घन सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से। तो हम देखेंगे कि 4 तो लग जाएगा नीचे की परत के लिए, 1 सेंटीमीटर का 1 घन, 1 सेंटीमीटर का 1 घन, 1 सेंटीमीटर का, और 4 उसके ऊपर परत आ जाए, कुल 8 लगेंगे। 8 घन, 8 4 नीचे की लेयर में और 4 ऊपर की लेयर। ऐसे अगर 3 सेंटीमीटर भुजा का घन हो और उस घन को, उस डिब्बे को भरना चाहें हम, तो इस 1 सेंटीमीटर घन से भरने के लिए आपकी 3 परतें लेनी पड़ेगी। 1 सेंटीमीटर के लिए घन के लिए नीचे लगाएंगे 1 परत, फिर ऊपर लगाएंगे 1 परत, फिर ऊपर लगाएंगे 1 परत। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 27 लगेंगे इस तरह, इसमें 8 लगेंगे, उसमें 27 लगेंगे। तो ये जो 8 आया, ये वास्तव में हम कैसे जान लेंगे, इसी 2 का घन कर दें, 2 का घन करने पर 8 आ जाए, 3 का घन कर दे तो 27 आ जाए। तो यहाँ हम लोग घन शब्द का प्रयोग संख्या के लिए कर रहे हैं। दैनिक जीवन में घन शब्द का प्रयोग वस्तुओं की आकृतियों के लिए किया जाता है, वस्तुओं के आयतन के लिए किया जाता है, वस्तुओं के धारिता के लिए किया जाता है। ये तो हो गई आकृति की स्थिति। आयतन और धारिता के लिए करना हो तो जैसे मान लीजिए कि हमें बालू यहाँ कहीं रखा है ढेर सारा, और बताना हो कि ये कितने आयतन का बालू है, तो उसके लिए आपने दुकानों पर देखा होगा कि लोहे का बना हुआ 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा डिब्बा नुमा होता है, जिसमें ऊपर से खुला रहता है। अब उसका अगर 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा है आकार उस लोहे के खुले डिब्बे का, बर्तन का, तो उसका आयतन बोला जाएगा 1 घन फीट।
अब अगर उस बालू को मापना है तो बालू को इस बर्तन में भरते जाएं। एक बार भर दिया, उसको कहीं रख दिया तो कहेंगे ये 1 घन फीट बालू हो गया। दोबारा फिर बालू भर देंगे उस बर्तन में, फिर उसको वहाँ रख देंगे। 1 घन फुट पहले वाला, 1 घन फुट ये, 2 घन फुट बालू हो गया। तो इस प्रकार हम उस बालू का संपूर्ण आयतन पता कर सकते हैं। मोरंग रखा हो तो उस मोरंग का आयतन पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम घन शब्द का प्रयोग घन फुट, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मिलीमीटर इस तरह से आयतन के लिए भी प्रयोग करते हैं। धारिता के लिए भी इस घन शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ हम लोग संख्या के रूप में पढ़ रहे हैं घन को, जबकि दैनिक जीवन में घन शब्द का प्रयोग आकृतियों के लिए साथ ही साथ आयतन और धारिता के लिए भी होता है। अब आइए देखिए घनमूल। आपने पढ़ा है कि किसी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो 2-2 होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। क्यों होता है? धन 2 का वर्ग करते हैं तो भी 4 आता है। इस आधार पर 4 का वर्गमूल 2 होगा। ऋण 2 का वर्ग करते हैं तो भी आएगा 4, ऋण 2 गुणे ऋण 2। इस आधार पर 4 का वर्गमूल, अब ये ऋण 2 का वर्ग है 4, इसलिए इस 4 का वर्गमूल होगा ऋण 2। लेकिन घन किसी संख्या का करें और घनमूल देखें तो किसी संख्या का एक ही घनमूल होता है। जैसे 3 का घन करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 ये 27 आएगा, तो 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। अब लेकिन ऋण 3 का भी घन करने पर 27 नहीं आएगा। अब ये लिखा जाएगा ऋण 3 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 3, और ये कितना हो जाएगा? ऋण ऋण का गुणा धन, फिर धन और ऋण का गुणा ऋण, ये आएगा ऋण 27। तो ऋण 27 का घनमूल हो जाएगा ऋण 3 घनमूल इसका। तो किसी संख्या का, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होता है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन घनमूल सिर्फ एक ही होगा, या तो धनात्मक ही होगा या तो ऋणात्मक ही होगा। और देखिए एक शब्द आपने पढ़ा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या से आप क्या समझते हैं? जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने पर पूर्णांक में आ जाए वर्गमूल, दशमलव में ना निकालना पड़े, वो कही जाती है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4 का वर्गमूल 2 होगा, ये 2 पूर्णांक है, दशमलव में नहीं निकालना पड़ा, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 3 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो 3 का वर्गमूल दशमलव में आए तो 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। और भी एक तरीका है कहने का, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर सभी गुणनखंड जोड़े के रूप में हो उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ ये पूर्ण संख्या में पूर्ण वर्ग, ठीक उसी तरह से यहाँ जानना है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या जिस संख्या का घनमूल पूर्णांक हो, बिना पॉइंट के ज्ञात हो जाए, बिना दशमलव के, उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो अब जैसे कुछ संख्याओं के घन करके देखें हम लोग, 1 का घन कितना होगा? 1 ही होगा। 1 का घनमूल क्या आएगा? 1। इसी तरह से 2 का घन करने पर 8 आए, तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2।
3 का घन करने पर 27 आएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 को 3 बार लेकर आपस में गुणा तो 27 का घनमूल 3। 4 का घन होता है 64, इसलिए 64 का घनमूल 4। 5 का घन 125, इसलिए 125। 6 का घन करें 6 गुणे 6 गुणे 6, 216 का घनमूल होगा 6। 7 का घन करेंगे तो 343 है, इसलिए 343 का ये घनमूल हो। 8 का घन कर दे तो कितना आएगा 512। 9 का घन कर दे कितना आएगा 729। 10 का घन कर दे तो कितना आएगा 1000। अब देखिए ये एक पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल हो जाएगा ये। 8 पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल हो जाएगा 2। अब इनके बीच के जो संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं, इनका घनमूल ये सब किसी संख्या के घन करने पर नहीं प्राप्त हो। किसी पूर्णांक का इस तरह की संख्या का घन करने पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आता, इसलिए ये सब पूर्ण घन संख्या नहीं। 8 के बाद फिर सीधे पूर्ण घन संख्या 27 है। अब 9, 10, 11, 12 ये सारा लेकर के 26 तक ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस आधार पर अगर आप देखिए तो 1 से संख्या 1 से लेकर 1000 तक कुल 10 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही पूर्ण घन संख्याएं। 1 से 1000 के बीच कुल कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं 10। 10 पूर्ण घन संख्या। जिस तरह हम कहते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो सब जोड़े के रूप में होते हैं, ठीक उसी तरह से किसी पूर्ण घन संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर उसके सारे गुणनखंड त्रिक के रूप में होते हैं। ट्रिपलेट 3-3 का समूह बन जाता है यदि संख्या पूर्ण घन संख्या है तो। इसी आधार पर हम लोग पता ही करते हैं कि कोई दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना हो, पता करना हो कि दिखाइए कि 64 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, तो हम लोग 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे अब 64 के अगर अभाज्य गुणनखंडों को लिखा जाए इस तरह, कई बार है 6। अब इनके त्रिक बनाए 3-3 का समूह, तो इन तीनों का एक त्रिक और इनका एक, तो इसके जितने भी गुणनखंड हैं त्रिक रूप में हैं, इसलिए ये 64 पूर्ण घन संख्या है। अगर कोई इसमें एक्स्ट्रा होता गुणनखंड जिसका त्रिक नहीं बन पाता तब ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। और इसी आधार पर हम लोग घनमूल ज्ञात भी करते हैं। 64 का घनमूल ज्ञात करना हो तो इस 64 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 3-3 का समूह बनाते हैं। इस समूह से एक संख्या लिख लेते हैं और इससे ये 2 गुना 4। जैसे हमें देखना हो कि क्या 1728 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। 1728 का अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड कर दे 864, फिर 2 से डिवाइड कर दे 432, फिर 2 से डिवाइड कर दे 216, फिर 2 से डिवाइड कर दे 108, 2 से डिवाइड कर दे 54, 2 से डिवाइड कर दे 27, अब 3 से विभाजित होगा 9।
फिर 3 से विभाजित होगा और अंत में 3 से विभाजित होके 1 आएगा। तो इस प्रकार अगर ये 1728 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखें, 1728 के इन अभाज्य गुणनखंडों को लिखें तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया और 3 बार 3। अब इनके त्रिक बनाएं, 3 3 का समूह, एक इसका एक इसका एक इसका। जो भी गुणनखंड है इसमें त्रिक के रूप में है, 3 के समूह के रूप में है, इसलिए 1728 पूर्ण घन संख्या है। और यदि इसका घनमूल निकालना हो तो ऐसे लिख करके और इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख करके हर एक त्रिक से एक अंक एक संख्या लिख लेते। इस त्रिक से आ जाएगा 2, इससे 2 और इससे 3। ये हो गया 2 गुना 4 गुना 12। 1728 का घनमूल याद करेंगे आप तो 12